हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1993 में आई अंडररेटेड सुपरनैचुरल स्लैशर मूवी द चिल फैक्टर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर वेबस्टर। इसका एक और नाम भी है डीमन पोजेस्ड। कोल्ड मीट के बाद बर्फ वाली मूवी की काफी डिमांड आ रही थी, तो ये रही, और मूवी 18+ है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये एक स्लैशर है, तो मूवी के स्टार्ट में हम क्या देखते हैं, दोस्तों का एक ग्रुप जो कहाँ पर है, शहर से दूर वेकेशन पर। टॉम, उसकी मंगेतर जीनी, टॉम की छोटी बहन कैरन, कैरन का बॉयफ्रेंड क्रिस जो टॉम का बेस्ट फ्रेंड है, रॉन और उसकी मंगेतर लीसा, सबके सब स्नोमोबाइल्स लेकर निकले पड़े हैं। काफी देर तक बर्फ के ऊपर आतंक मचाने के बाद वो सब एक डाइनर में पहुंचे, जहाँ पर एक लोकल के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि वो लीसा को रेसिस्ट बातें बोल रहा था। और रॉन ठहरा हट्टा कट्टा फुटबॉल प्लेयर, उसने बड़े आराम से पूरा मामला संभाल लिया। लोकल्स के बिहाफ पे डाइनर की ओनर बेसी ने उनसे माफी मांगी, तो जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब इस ट्रिप पर आने का रीजन है क्रिस, आज उसका जन्मदिन है। जल्दी ये डॉक्टर बन जाएगा, फिर कैरन और इसकी शादी हो जाएगी। इसी खुशी में खूब बियर चली, जिस वजह से टॉम और क्रिस दोनों के पेच ढीले हो गए। दोनों बहस करने लगे कि मैं ज्यादा अच्छी तरह स्नोमोबाइल चलाता हूँ, दूसरा कहता है कि मैं चलाता हूँ। मामला सेटल करने का बस एक रास्ता है, रेस करो और पता लगा लो कौन बेहतर है। हालांकि दोनों ही पूरी तरह ड्रंक थे, ऐसे में रेस करना सेफ नहीं होगा, फिर भी दोनों अड़े हुए थे कि रेस तो होकर रहेगी, लेकिन होगी कहां पर। इसके लिए बेसी एक जगह बताती है, ब्लैक फ्रायर लेक, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। वहां पर अच्छे से रेस करना, लेकिन ध्यान रहे कि शाम तक वापस आ जाना, क्योंकि वहां आसपास कोई नहीं रहता। अगर तूफान आ गया या अंधेरे में रास्ता भटक गए तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। सारी बात समझकर ये सब चलने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ भाई बहन का प्यार देखकर तो क्रिस और जीनी भी हैरान थे। फिर टाउन से 30 मील दूर निकलकर लेक पर पहुंचे। नाम है ब्लैक फ्रायर लेक, लेकिन थी पूरी वाइट। रेस स्टार्ट हुई, जिसमें टॉम जीत गया, लेकिन दोनों ही इतनी स्पीड में थे कि रुकना मुश्किल हो गया। क्रिस नीचे गिर पड़ा, पर टॉम के साथ और भी बुरा हुआ। क्रैश होकर वो उड़ता हुआ गया और सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा गया। उसके सर में काफी गहरी चोट आई, जिस वजह से वो चेत हो चुका था। क्रिस ने बताया कि अगर ये ऐसी ओपन में पड़ा रहा तो कुछ ही मिनट्स के अंदर मारा जाएगा। इसे लेकर वापस टाउन तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि जितनी इसे इंजरीज हुई हैं, उनमें अगर ये स्नोमोबाइल पर बैठकर ट्रैवल करेगा तो ब्लड लॉस की वजह से रास्ते में ही मारा जाएगा। यहीं आसपास कोई शेल्टर ढूंढो जल्दी। सेटल तो कर लिया कि कौन बेहतर है, लेकिन अब खिताब लेकर जाएगा काम अपने साथ ऊपर। फिर कैरन और रॉन जल्दी से आसपास चेक करने गए, तो किस्मत से उन्हें एक पुराना समर कैंप मिल गया, जिसे चारों तरफ से अच्छी तरह सील किया हुआ था, जिसका क्लियर मतलब यही है कि इससे दूर रहो। लेकिन इन्हें जरूरत है, इसलिए रॉन ने सारे प्लैंक्स हटाकर दरवाजा खोल लिया और कैरन को वापस भेज दिया बाकियों को लाने के लिए। कैंप का नाम है कैंप सेंट डोमिनिक, यानी कि ये एक रिलीजियस समर कैंप था, जो कि अंदर जाते ही कंफर्म हो गया। लाइट वहां पर थी नहीं, इसलिए रॉन टॉर्च लेकर पूरे लॉज को चेक कर रहा था। कैंप कमांडर के ऑफिस में जाता है तो एक फोटो मिलती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ की मैनेजिंग टीम को शिकार करने का शौक था। वो ऑफिस देखकर भी पता चल रहा है। खैर, इतने में बाकी सब भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले टॉम को एक बेंच पर लेटाकर उसके पास आग जलाई गई, ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। फिर उसे अच्छे से चेक किया तो पता चला कि सर पे तो चोट है ही, साथ ही उसका हाथ भी टूटा पड़ा है, हड्डियां बाहर आ चुकी हैं। चोट पर बांधने के लिए कॉटन का कुछ चाहिए था, जो किसी के पास था नहीं, इसलिए लीजा ने अपना टॉप उतार कर दे दिया। अब चिंता की बात यह थी कि टॉम को अंदरूनी इंजरीज भी आई होंगी, और जितना खून उसका बह चुका है उसे देखते हुए हॉस्पिटल जाना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं, कई सारी है। अंधेरा होने वाला है, ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा है, तो अब सुबह तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन सुबह तक इसकी सांसें चलती रहेंगी, इसका कोई चांस ही नहीं। हालातों को देखते हुए रॉन एक कठिन फैसला लेता है कि मैं टाउन तक जाऊंगा, पुलिस को बताऊंगा तो वो एक चॉपर भेजकर टॉम को यहाँ से निकाल लेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लीसा उसे रोकती है कि अगर तुम खो गए तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और आजकल भूतनियां भी बहुत बैठ रही हैं बाइक पे। लेकिन रॉन फिर भी रुका नहीं। एक ही तो समझदार और बहादुर पर्सन है इनके ग्रुप में, अगर कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। पूरा गियर अप होकर वो निकल पड़ा। उसके जाते ही टॉम को होश आ गया, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था, पर होश में आ गया वो भी इनके लिए बहुत था। इसी बीच कैरन पूरे लॉज में खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन
लेकिन कुछ मिला नहीं। मिली तो बस बच्चों की फोटो जिस पे लिखा था कीप द बीस्ट इन द फील्ड। ये बाइबल से लिया गया है और इसमें बीस्ट का मतलब होता है डेविल। फोटो के अलावा एक काम चलाओ वीजी बोर्ड भी मिला, तो टाइम पास करने के लिए वो बोर्ड के साथ खेलने लग गए। हालांकि जीनी तो मना कर रही थी लेकिन वो माने नहीं। वो बोल रहे थे कि ये बोर्ड तो बच्चों ने बनाया होगा खेलने के लिए, लेकिन जीनी का कहना है कि इसके थ्रू आत्माओं से बात होती है। जीनी की माँ इन सब चीजों के बारे में जानती थी। वो कार्ड्स के जरिए फॉर्चून बताया करती थी, इसलिए जीनी इन सब चीजों से दूर रहती है। इसे बचपन में एक नाइटमेयर आता था, सेम वैसा ही जैसा अभी इसके साथ हो रहा है। यानी कि इसका नाइटमेयर सच हो रहा है और ये ध्यान भी नहीं दे रही क्योंकि बचपन का सपना तो धुंधला हो चुका है। वैसे भी अब तो सब कुछ कंट्रोल में है। टॉम होश में आ चुका है, रॉन मदद लेकर आता ही होगा, यही सोचकर ये सब निश्चिंत हो चुके हैं। जबकि तूफान की वजह से रॉन अपना रास्ता भटक चुका है। मदद तो भूल ही जाओ। जीनी ने उन्हें वार्न किया कि इस बोर्ड के साथ खेलना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो तीनों फन के मूड में थे। उन्होंने जीनी को भी ज्वाइन करा लिया। जीनी ने सोचा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन ये ट्रायल उनकी दुनिया बदल देगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, पॉइंटर बहुत तेजी से अपने आप घूमने लगा, यानी कोई आत्मा आ चुकी है। अब यहाँ से शुरू होती है बर्बादी। रॉन आगे बढ़ा जा रहा था, तभी सामने एक फेंस आ गई जो उसे दिखे नहीं। वो जाकर सीधा फेंस में घुस गया। फेंस उसके गले में घुस गई, जिस वजह से वो वहीं के वहीं खत्म हो गया। इसी बीच टॉम बुरी तरह तड़पने लगा था क्योंकि जो आत्मा आई है वो उसकी बॉडी में एंटर हो चुकी है और आत्मा इतनी ज्यादा चालाक है कि उसने किसी को शक भी नहीं होने दिया। My sweet little sister, I give you a pain in the ass, don't worry. ये तो कुछ ज्यादा ही खुल के आ गई। खैर टेंशन फ्री होके कैरन और क्रिस तो अपने प्रोग्राम में लग गए और लीसा लग गई लॉज को एक्सप्लोर करने में। उसे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग मिली जिनसे पता चला कि इस कैंप के ऊपर एक सैटेनिक कल्ट ने कब्जा कर लिया था। यानी जो आत्मा टॉम के अंदर है वो कोई डिमोनिक एंटिटी है जिसे कैंप के मेंबर्स द्वारा पहले भी बुलाया जाता था। इस कैंप के अंदर पहले भी ऐसी किलिंग्स हो चुकी हैं, तभी तो इसे बाहर से सील किया हुआ था। लीसा को कुछ लेटर्स भी मिले जो या तो बच्चों के पेरेंट्स के थे या फिर बच्चों के। उनमें से एक लेटर बैसी की तरफ से भी था, यानी कि बचपन में बैसी भी इस कैंप में आया करती थी। ये राज जानने के बाद लीसा के साथ भी अजीब चीजें होने लगी। एक डरावनी परछाई उसके पीछे लग गई। डर के मारे वो पेंट्री के अंदर जाकर छुप गई तो उस परछाई ने एक इशारा किया, जिसके बाद पेंट्री का बड़ा सा पंखा नीचे आया, लीसा के टुकड़े किए, फिर दोबारा ऊपर चला गया। उधर प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्रिस बाहर निकल कर देखता है कि जीनी तो सोई हुई थी, लेकिन लीसा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लीसा को ढूंढते हुए आखिरकार वो पेंट्री में जा पहुंचा, जहाँ पर लीसा उसे मिल तो गई लेकिन पीसेस में। अपनी सेफ्टी के लिए उसने चाकू उठा लिया, लेकिन अंदर परछाई घूम रही थी, इसलिए डर के मारे वो बैक डोर से बाहर निकल आया और सोचा तो यही था कि बाहर बच जाएगा, लेकिन जब इतनी दूर जाकर रॉन नहीं बचा तो ये कहां से बच जाएगा। बाहर पहुंचा तो लॉज की छत पे से आइसिकल गिरने लगे। उनसे बचने के चक्कर में नीचे गिर पड़ा, तभी एक आइसिकल सीधा उसकी आंख में घुस गया, जिससे क्रिस का टाइम भी खत्म हुआ। फिर बारी आई कैरन की। क्रिस को ढूंढते हुए वो स्पोर्ट्स के सामान वाले रूम में पहुंच गई, जहाँ पर वॉलीबॉल नेट ने उसे जकड़ लिया। फिर फांसी लगने से वो लटकी रह गई। इसी बीच टॉम जीनी को कहता है कि मेरे हाथ से कपड़ा हटा। उसने हटाया तो देखा कि हाथ पूरी तरह हील हो चुका था। कहाँ तो हड्डियां बाहर आ गई थी, अब कुछ भी नहीं। सर से कपड़ा हटाया तो सर भी एकदम फाइन था। अब वैसे तो जीनी के मन में कई सवाल आने चाहिए थे, पर इतने सवाल जवाब कौन करे। सब कुछ हील हो चुका है तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, कार्यक्रम चालू करते हैं। जीनी के मन में ये ख्याल जरूर आया कि अगर कोई आ गया तो, अरे कोई बचा होगा तब तो आएगा। खैर अगली सुबह जब वो जागी तो टॉम गायब था। अब ये वही मोमेंट है जब फाइनल गर्ल को उसके दोस्तों की लाशें मिलेंगी और वो बस चिल्लाते हुए भागेगी। तो सबसे पहले कैरन की लाश मिली, फिर लीजा की और आखिर में क्रिस की। चलो शुक्र है कि इस बार उसके मन में सवाल आए और जवाब उसने मांगे वीजी बोर्ड से। बोर्ड ने बताया कि टॉम ने ही सबको मारा है क्योंकि उसके अंदर इविल है और अब वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुश्मन है, जल्दी से भाग जा। जीनी जीना है तो जाना पड़ेगा। वो जाने लगी थी कि तभी उसे टॉम दिखाई देता है, एकदम अच्छी तरह बन सवर के तैयार। बच्चों की फोटोज देखकर उन्हें याद कर रहा था, पर जीनी को देखकर इसके पीछे लग गया। एकदम पास आ चुका था, फिर भी जीनी किसी तरह उससे बचकर निकल गई। आगे बढ़ते हुए वो उसी जगह पहुंची जहां पर टॉम का सर फटा था और सरप्राइजिंगली टॉम उसे वहीं पर मिला, एकदम उसी हालत में जैसा क्रैश के टाइम पर था। इविल इसके साथ खेल रहा है। स्नोमोबाइल लेकर वो भी इसके पीछे लग गया। एक बार फिर से रेस चालू हो गई, लेकिन टॉम की किस्मत ही ऐसी है कि वो दोबारा क्रैश हो गया। इस बार एक स्नोप्लो के सामने, जो कि उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई, जिस वजह से स्नोमोबाइल ब्लास्ट हो गई और टॉम जिंदा जलकर राख हो गया। जब तक शेरिफ आया
जीनी वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि सवाल जवाब से ये बचती है, आपको पता ही है। अब 30 साल बाद जीनी बता रही है कि उसे भागना नहीं चाहिए था। अगर शेरिफ को सब कुछ बता देती तो सभी दोस्तों के पेरेंट्स को पता चल जाता कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। लेकिन एक बात जीनी ने और भी बताई कि जब वो शेरिफ से बचकर भाग रही थी तो घूम फिर कर दोबारा वहीं पर पहुंच गई थी और तब उसने देखा था कि वहां पर तो कोई लॉज था ही नहीं, सिर्फ लॉज के रुइंस थे। लॉज तो 20 साल पहले जला दिया गया था जब वहां पर बच्चों की किलिंग्स हुई थी। लेकिन जो कुछ इसके दोस्तों के साथ हुआ वो भी तो सच था। बस यही बात ये किसी को समझा नहीं सकती और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो आखिर में जो ट्विस्ट आया कि लॉज तो था ही नहीं, वो बस हमारा दिमाग घुमाने के लिए डाल दिया, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बाकी मूवी की जो कहानी है वो काफी वीक है। कैम्प की बैक स्टोरी भी ठीक से नहीं बताई, लेकिन स्लैशर्स में यही होता है, कहानी कभी मैटर करती नहीं। अगर सीक्वल आ जाए तो कहानी बनती जाती है, वरना कोई बात नहीं। मूवी की खासियत है इसकी खतरनाक किल्स और जो इसकी स्नो वाली सेटिंग है, वो किल्स तो कुछ अलग ही है। बाकी सबसे मुश्किल सीन रहे होंगे वो रेसिंग वाले या चेज वाले। हालांकि चेपी तो फ्राइडे द 13th ही है, फिर भी जो टीनेजर्स वाली स्लैशर्स हैं उनसे ये थोड़ी बहुत अलग है। रॉन्ग टर्न 4 में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इससे सिमिलर हैं। स्नो वाली सेटिंग, स्नो मोबिलिंग करता हुआ दोस्तों का एक ग्रुप, रास्ते में अनहोनी हो जाना, फिर पास में ही एक शेल्टर मिल जाना, शेल्टर के अंदर किलिंग्स होना और जो फेंस वाली आइकॉनिक किल है वो तो सबसे ज्यादा मेन है। स्लैशर्स में ऐसा होता रहता है, कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं, स्पेशली रॉन्ग टर्न मूवीज में। लेक डैड याद है ना? कोल्ड प्रे से भी काफी कुछ लिया गया है रॉन्ग टर्न 4 में, देखोगे तो समझ जाओगे। ये मूवी भी गुमनाम ही है और लगता भी नहीं कि इसका कभी नाम होगा, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत खास इसमें है नहीं। फिर भी स्नो वाली स्लैशर्स कमी देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ी बहुत ये ऊपर आई है। 2019 में ब्लू-रे पर रिलीज हुई थी, तब से थोड़ी पहचान मिली इसे। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में और कौन सी किल सबसे खतरनाक थी वो भी बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बिना सवाल जवाब किए आप तक पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। नॉस्फेरातु की वीडियो पे काम स्टार्ट कर दिया है मैंने, वो भी जल्दी आएगी, बस थोड़ा वेट। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।